हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 41 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि चंदन रमन को ढूंढने उसके घर जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि रमन वहाँ भी नहीं है। रम्या और लक्ष्मी जी को रमन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह तो खुद कई दिनों से उसके लिए परेशान थे। चंदन ने कहा, रम्या, यदि तुम रमन को लेकर झूठ बोल रही हो तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उसकी वजह से मुझे अपने धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लास्ट वार्निंग देने के बाद चंदन उसके घर से निकल बाहर आकर अपने आदमी से कहता है, नज़र रखो इन पर, मुझे शक है इन दोनों पर, जरूर कुछ छुपा रही हैं। वहीं उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी रम्या एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, जिस पर काफ़ी इमोशंस थे। रम्या ने पूछा, माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, नहीं बेटा, गलत तो मेरी मासूम बेटी के साथ हुआ था, गलत तो रमन तुम्हारे साथ कर रहा था। उसे उसके किए की सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, शायद इससे उसका कुछ पाप धुल जाए। कहते हुए दोनों की आंखें नम थी। रम्या लक्ष्मी जी को अपने गले से लगा लेती है। वो याद करने लगती है वह दिन जब रमन आने वाला था। सुबह से ही सास बहू अपने अपने काम में लगे हुए थे। रम्या किचन में लगी थी, लेकिन चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बल्कि डर झलक रहा था। लक्ष्मी जी सब समझती थी, लेकिन वह कुछ ना कह सकती थी और ना ही कर सकती थी। रमन रम्या को फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर करता था। रम्या जब भी मित्रा के बारे में पूछती तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता, जिससे वह रम्या को अपने मर्द होने का सबूत देकर सबक सिखाता। रम्या सब बर्दाश्त करती क्योंकि उसने अपनी किस्मत से समझौता कर ली थी। लक्ष्मी जी बहुत उसे समझाती रमन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन रम्या में रमन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी उनके घर की बेल बजी तो लक्ष्मी जी ने कहा, लगता है रमन आ गया है, मैं जाकर देखती हूँ। लक्ष्मी जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने कैजुअल ड्रेस में, चेहरे पर मास्क लगाए, आंखों पर चश्मा, लेकिन पर्सनैलिटी दमदार थी, कोई सामने खड़ा था। लक्ष्मी जी पूछी, कौन हो बेटा, क्या काम है? तभी वो अपना कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर आ गया। इससे पहले कि लक्ष्मी जी कुछ समझती, वह आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। घर में रम्या और लक्ष्मी जी को छोड़कर कोई नहीं था। रमन घर के सभी नौकर को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि घर का सारा काम वो रम्या को करने को कहता और उसकी मदद लक्ष्मी जी करती थी। सीसीटीवी कैमरे ऋषि ने पहले ही हैक कर लिया था। तभी रम्या भी किचन से आ गई। एक ऐसे अनजान आदमी को अपने घर में देखकर वो हैरान भी थी और उसे अब डर भी लग रहा था। वह लक्ष्मी जी के पास जाकर पूछी, यह कौन है माँ? तो फिर वह शख्स अपना मास्क और चश्मा निकालता है तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अपने सामने रुद्र को देखकर लक्ष्मी जी की आंखें नम हो जाती है। रम्या को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया जिसे मरा हुआ समझ रही थी, वह उसके सामने जिंदा खड़ा था। लक्ष्मी जी वहीं बैठकर रोने लगती है। अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार उन्हें रुद्र से था। रुद्र उन्हें संभालता है और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं जिंदा हूँ इसलिए आप रो रही हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी रोना बंद कर देती है और गुस्से से उसकी गाल पर हल्का चमाट लगाती है और बोली, ऐसा घटिया मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? हम तो रोज मर रहे थे यह सोचकर कि तुम हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन यह सब क्या हो रहा बेटा? तू जिंदा है तो अब तक कहाँ था? ऐसे ही कई सवाल लक्ष्मी जी और रम्या के मन में थे, जिसे शांत करना रुद्र का काम था। वह बोला, आप जानना चाहती है न कि हमारी मधु ने सुसाइड क्यों किया था? अपनी बेटी का जिक्र आते ही एक अजीब सा दर्द लक्ष्मी जी के दिल में उठा। उनकी आंखें भर आई थी। वह डेस्परेटली रुद्र को देख रही थी और रुद्र गहरी और लंबी सांस लेकर एक एक इंसिडेंट को बताना शुरू कर देता है। रुद्र जैसे जैसे उन्हें बता रहा था, दोनों की आंखें भर जाती। लक्ष्मी जी थम के साथ वहीं फर्श पर गिर जाती है। रम्या उन्हें संभालती है। रुद्र बेबस उन्हें देखता है, क्योंकि उसे पहले ही मालूम था कि यही होना था। लक्ष्मी जी की हालत देखकर रुद्र को बहुत बुरा लग रहा था। वह बोला, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यह सच जानने का पूरा अधिकार है आपको। मधु की मौत भले उस चंदन के हाथ हुई हो, लेकिन यह सच आपके पति और आपके बेटे को मालूम था। यह सच जानने के बाद भी मुझे बर्बाद करने के लिए उन दोनों ने चंदन का साथ दिया और मधु की मौत का सच सभी से छुपाया। अपने पति और बेटे का सच जानकर लक्ष्मी जी की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन रम्या डिसबिलीफ के साथ रुद्र को देख रही थी। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि कैसे कोई बाप और भाई अपनी बेटी और बहन के कातिल का साथ दे सकता है। रुद्र ने कहा, मामी, मेरे साथ जो कुछ भी किया है उन दोनों ने, एक बार के लिए मैं माफ़ कर भी दूं, लेकिन मधु की चीख, उसकी वह आखिरी उम्मीद मुझे कई सालों तक सोने नहीं दिया है। बार बार मुझसे इंसाफ मांगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
मधु को इंसाफ यदि दिला दूं तो आपके और रम्या के साथ गलत हो जाएगा। आज पहली बार मैं ऐसी दुविधा में हूँ जहाँ पर मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सजा दो उन्हें। लक्ष्मी जी बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी आंसू पोंछते हुए बिना इमोशन से बोली। उनके किए की सजा दो रुद्र। मेरी मासूम सी बेटी अपनों के हाथ की बलि चढ़ गई और उसकी कुर्बानी से ना ही उसके पिता को सबक मिली और ना ही उसके भाई को। अपने गैर कानूनी धंधे के लिए जब अपनी बेटी और बहन की बलि चढ़ा सकते हैं तो वो इंसान नहीं राक्षस है, और राक्षस का अंत होना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि मुझे तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। माँ हूँ, पत्नी हूँ, जाहिर सी बात है कि बहुत होगा, शायद बर्दाश्त से बाहर होगा, लेकिन मैं खुद को समझा लूंगी कि जिन्हें तुम सजा दोगे वो मेरी फूल सी बेटी के मुजरिम है। लक्ष्मी जी रोने लगती है और साथ में रम्या भी। लक्ष्मी जी रम्या को देखकर पूछी, तू बता बेटा, तेरा क्या फैसला है? रम्या मुश्किल से बोल पा रही थी, उसका गला भर आया था। वह बोली, जो आपका फैसला है मम्मी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रुद्र भी उन्हें अपने सीने से लगाकर हौसला देता है। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। अपनों के खिलाफ उसकी आखिरी जंग थी जिसमें बहुत कुछ खोना ही था। वह बोला, मामी, मुझे रमन की कार की चाबी चाहिए। मैं उसके साथ बहुत बुरा करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी और रम्या के दिल में दर्द उठ जाता है। चाहे वे कितने भी खुद को मजबूत बना ले, लेकिन दोनों का रमन से सबसे खास रिश्ता था। रम्या का चाबी देते समय उसका हाथ कांप रहा था। आंखें नम थी यह सोचकर कि शायद वो कभी रमन को दोबारा नहीं देख पाएगी। रुद्र ने कहा, मैं जिंदा हूँ और हमारे बीच की बातें किसी भी हालत में आप दोनों के सिवा किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। यह जंग है, इसमें ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप दोनों को तोड़ कर रख देगा, लेकिन आप दोनों को मजबूती से डटे रहना होगा। रुद्र चाबी लेकर निकल जाता है और दोनों खाली आंखों से उसे जाते हुए देखते हैं। रम्या अतीत से बाहर आती है, उसकी आंखें नम थी। लक्ष्मी जी उसके हाथ को हल्का दबाकर कहती है, हम कुछ भी गलत नहीं करें बेटा। इधर जेल में कैलाश अपने सामने बैठे इंसान को अनोइंग फेस के साथ देखे जा रहा था, क्योंकि रुद्र नील जैसा गेटअप लेकर बैठा था। वहाँ हाई सिक्योरिटी थी। उन दोनों की मीटिंग के बारे में एसीपी और कुछ खास पुलिस वालों को ही मालूम था। रुद्र ने कहा, मालूम है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया हूँ और तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। कैलाश हैरानी भरी नजरों से उसे देखा, जैसे कि कहना चाह रहा हो कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। रुद्र ने कहा, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यह सुनते ही कैलाश के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया, लेकिन रुद्र का एक्सप्रेशन नॉर्मल था। हालांकि चेहरे पर मास्क और गॉगल से कुछ मालूम नहीं चल रहा था। रुद्र एक टैब जो उसका एक आदमी लाकर उसे देता है वो कैलाश के सामने रखता है, जिसमें एक वीडियो चल रही थी। कैलाश की नज़र जैसे गई उस वीडियो पर, उसका एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गया। वो अपना मुट्ठी कस लेता है। इधर दूसरी ओर चंदन को अब तक रमन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला था। वह काफ़ी परेशान था। उसका विला उड़ाने के पीछे भी कौन था यह अब तक मालूम नहीं चल पाया था। उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर उसे देता है, उसमें नील की इन्फॉर्मेशन थी। असिस्टेंट बोला, बॉस, मिस्टर नील हमेशा से कनाडा में ही रहे हैं, वहीं से उनका स्कूलिंग और हाई एजुकेशन हुआ है। वो हमेशा से अपने मॉम डैड से दूर रहे हैं। उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से 3-4 महीने पहले इंडिया वापस आकर अपने डैड का बिजनेस संभालने लगे। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है। चंदन हैरानी से कहा, एक पॉप स्टार का लाइफ इतना सिंपल? विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। कोई उसकी गर्लफ्रेंड, कोई पास्ट लाइफ, कुछ तो ऐसा होगा जो उसकी वीकनेस होगी। असिस्टेंट ने कहा, बॉस, ऐसे लोगों की लाइफ में कोई एक गर्लफ्रेंड तो नहीं होती जिस पर कोई फोकस करेगा। इनके लिए तो गर्लफ्रेंड चेंज करना कपड़े चेंज करने जैसा होता है। ठीक है, अब तुम जाओ। असिस्टेंट चला जाता है। फिर चंदन अपना पॉकेट से फ़ोन निकालता है। यह फ़ोन उसका सीक्रेट फ़ोन था जिसे वो अपना सुपीरियर से ही बात करता था। उसका हाथ थोड़ा काँप रहा था, माथे पर पसीने थे। कुल मिलाकर वो फ़ोन करने से डर रहा था, लेकिन थोड़ी देर सोचकर हिम्मत करके फ़ोन करता है। लेकिन उसका फ़ोन एक रिंग में ही उठ जाता है। लंदन, एक फार्म हाउस के अंदर एक किंग साइज चेयर पर एक शख्स बैठा था। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फ़ोन उठाकर अपनी रौबदार आवाज़ जिसमें गुस्सा था बोला, तुम्हारा ही फ़ोन का इंतजार था चंदन। उसकी भारी और रौबदार आवाज़ सुनकर चंदन का गला सूखने लगा था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो अटकते हुए बोला, सॉरी सुपीरियर, अचानक इतना कुछ हो गया जिसे संभालने में वक्त लग रहा था, आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। तो वह बोला, अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती है, ब्लास्ट सोची समझी साजिश होती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? भूलो मत कि मैं कौन हूँ। मैं हर वक्त तुम पर नज़र रखा हुआ हूँ। ना ही मैं अपने दुश्मनों को भूलता हूँ, ना ही अपने दोस्तों को।
वहाँ कब क्या और कैसे हो रहा है सबकी खबर है। मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। वह पॉप स्टार नील के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। बहुत नुकसान हो चुका है हमारे बिजनेस में। लेकिन सुप्रियर, मेरी बात तो सुनिए। चंदन कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट जाता है। गुस्से से उसका हाथ मोबाइल पर कस जाता है। वो जैसे ही मोबाइल गुस्से से फेंकने ही वाला था, केबिन में उसका असिस्टेंट आता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। चंदन को गुस्से में देखकर असिस्टेंट ने पूछा, बॉस आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? मैंने पूरे अंपायर का किंग बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया? उस रुद्र को अपने रास्ते से हटाया जो मेरे और मेरे किंग बनने के रास्ते में आ रहा था। सब किया, लेकिन जब सुप्रियर ने कहा कि अब उनका मुझ पर विश्वास नहीं रहा, तो मैं फिर एक बार अपने हर प्लान में फेल नजर आ रहा हूँ। सुप्रियर के बारे में मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता कि वो कौन है और क्या है। यहाँ तक कि वो कैलाश रमन को भी नहीं मालूम है। लेकिन अब वह उस नील से मिलने इंडिया आ रहे हैं। वो किसी के सामने आ कैसे सकते हैं? असिस्टेंट ने कहा, बॉस आपको तो खुश होना चाहिए। मिस्टर नील की शर्त तो यही थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस नील के साथ बिजनेस करना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। वो हमारे नुकसान का भरपाई कर सकता है। इधर जेल में कैलाश उस वीडियो को देखते चिल्ला उठा, कौन हो तुम? दरअसल वो वीडियो रमन का था, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी था। उसके कपड़े तक फट गए थे। देखकर ही लग रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया होगा। कैलाश की अभी भी डार्क आंखें रुद्र पर थी। कौन हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया उसके साथ? चुप क्यों हो? रुद्र ने कहा, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन यदि तुम अपने बेटे की खैरियत चाहते हो तो रुद्र का एक आदमी एक पेपर लेकर कैलाश के सामने रखता है। इस पर साइन करनी होगी। क्या है इस पेपर में और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं साइन करूंगा? बिल्कुल नहीं, कैलाश ने कठोर शब्द में कहा। तो रुद्र ने कहा, तुम खुद ही पेपर पढ़ सकते हो। और रही बात साइन की, वह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम साइन नहीं करोगे तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे। ऑलरेडी तुम अपनी बेटी खो चुके हो, है ना? रुद्र के कहते ही कैलाश के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो। आखिर हो कौन तुम? क्या चाहते हो मुझसे? रुद्र अपने चेयर से उठते हुए कहा, ओ गॉड, कैसे तुम एक ही बात रिपीट कर लेते हो? लेकिन मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है। मिस्टर कैलाश, मैंने कहा ना, पेपर तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। रीड करो और साइन करो, वरना कल तुम अपने बेटे की मौत का न्यूज सुन लेना। उसे मारने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। रुद्र की बातें सुनकर कैलाश के अपने बेटे के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो गए थे। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। ना चाहते हुए भी वो पेपर उठाकर रीड करना स्टार्ट करता है और जैसे जैसे पढ़ता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जाती है। वह एक बार रुद्र का चेहरा देखता है तो एक बार पेपर की ओर और बोला, व्हाट रबिश, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं यह करने वाला हूँ? रुद्र ने फिर कहा, कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी तुम्हें? करना होगा, क्योंकि तुम भी यही डिजर्व करते हो। इधर दूसरी ओर मित्रा चंदन का फैसला सुनकर बहुत ही परेशान थी। वो खुद से बोली, नहीं, हम किसी भी हालत में चंदन से तो विवाह नहीं करेंगे। उससे पहले ही हमें सोफी और पुष्पा आंटी को ढूंढना होगा। मालूम करना होगा कि वो किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हमें बहुत घुटन होती है। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। अचानक उसे टेरेस वाली इंसिडेंट याद आने लगी। वो अपने दिमाग पर जोर देती है, कोई तो था जिनकी बाहों में हम बेहोश हो गए थे। हमने धुंधला धुंधला सा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था, शायद आंखों में गॉगल्स। अचानक उसके मुंह से निकला, मिस्टर नील? नहीं नहीं, वो वहाँ कैसे हो सकते हैं? सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। कुछ तो है मिस्टर नील में जो हमें मिस्टर रुद्र का एहसास कराते हैं। वो अपने सिर को टैप करते हुए बोली, नहीं नहीं, यह सही नहीं है। मिस्टर नील हमारा मिस्टर रुद्र हो ही नहीं सकते हैं। खैर जो भी है, फिलहाल हमें यहाँ से किसी बहाने बाहर निकलना है। वो कमरे से निकलकर बाहर आती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो बहुत बेचैन थी। वो बाहर जाना चाह रही थी। उसका यहाँ दम घुट रहा था। तभी उसकी नज़र श्रेया पर पड़ती है, जो अपने कमरे में अपने फ़ोन पर देखकर मुस्कुरा रही थी। मित्रा का मन हुआ कि क्यों ना श्रेया से बात करे, इसलिए वह उसके कमरे का दरवाजे पर नॉक करती है। श्रेया मोबाइल में नील का फोटो देख रही थी। वह अपना फ़ोन वहीं रखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम है क्या? मित्रा बोली, हाँ, क्या तुम हमारे साथ मंदिर चल सकती हो? तो श्रेया हैरानी से बोली, व्हाट, मंदिर? नो वे, मैं मंदिर क्यों जाऊँ? मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ। मित्रा ने कहा, मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं है। यदि तुम हमारे साथ चलती तो श्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, व्हाट एवर, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम सोचो,
मित्रा मंदिर के बहाने ही सही बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन श्रेया ने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया था। वह अपना फोन वहीं बेड पर रखकर वॉशरूम में चली गई। तभी मित्रा की नजर उसकी मोबाइल पर पड़ गई, जिसकी स्क्रीन की लाइट अभी ऑन ही थी। उसका हाथ उसके मोबाइल की तरफ बढ़ गया। उसे याद है कि श्रेया अपने मोबाइल में देखकर मुस्कुरा रही थी, इसलिए वह उसका मोबाइल उठाकर देखती है तो बस देखते रह जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। वह नील की पिक्चर को जूम करके उसके आंखों को देखती है तो खुद से बोली, आपकी आंखें क्यों हमें मिस्टर रुद्र की याद दिलाती है? क्यों हमें लगता है कि हम आपको जानते हैं बहुत करीब से। आप जब भी हमारे करीब थे, हमें हमारे मिस्टर रुद्र के होने का एहसास जागे थे। मालूम नहीं सच क्या है, क्यों हम आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हमें आपसे मिलना है मिस्टर नील। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। तभी श्रेया वॉशरूम से आ जाती है और कहती है, क्या कर रही थी तुम मेरे मोबाइल के साथ? तो मित्रा बोलती है, कुछ नहीं। श्रेया ने कहा, देखो तुम मेरे नील से दूर रहो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। बस एक बार भैया की मंजूरी मिल जाए, उसके बाद मैं और नील हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मालूम नहीं श्रेया की बात सुनकर मित्रा को अपने दिल में दर्द क्यों महसूस हुई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। श्रेया को उस तरह से देखना बहुत ही आश्चर्य लगा। वो पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो मित्रा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। मित्रा कमरे में आकर दरवाजा बंद कर बेड पर पेट के बल लेटकर पिलो पकड़ फुट फुट कर रोने लगती है। उसे नहीं मालूम था वो क्यों रो रही है, उसे श्रेया की बात बुरी क्यों लगी। वह सिसकते हुए बोली, यह एहसास हमें मार डालेंगे। कहाँ है मिस्टर रुद्र? प्लीज वापस आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। कुछ देर ऐसे ही रोते रही। फिर जब उसका मन हल्का हो जाता है तो बोली, बस बहुत रो लिए, अब रोने से काम नहीं चलेगा। हमें सोफी और पुष्पा आंटी की खोज मिशन स्टार्ट करनी होगी और हमें मालूम है कि हमें इसके लिए क्या करना है। चंदन की कार उसके मेंशन में एंटर करती है। चंदन का हमेशा का नियम था, जैसे वो घर में आता सीधे मित्रा से मिलने जाता। मित्रा आज उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। बार बार उसकी नजर दरवाजे पर ही थी। चंदन जैसे ही उसके रूम में आता है, मित्रा खुश हो जाती और वो उससे बोली, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। चंदन यह सुनकर कि मित्रा उसका इंतजार करी थी, वह हैरानी से आंखें फाड़ कर उसे देखने लगता है। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने कानों से उसने क्या ही सुन लिया। मित्रा उसका इंतजार करेगी, यह सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वह बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मित्रा भी फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, हमारी शादी होने वाली है तो अब तो हमें तुम्हारा ही इंतजार करना होगा। चंदन ने कहा, क्या तुम शादी के लिए मान गई हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने ही कहा था ना कि हमारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती। बस हम यह जानते कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम शादी करने के लिए राजी हैं। और तुम टेंशन मत लो, इस बार हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। यह सुनकर चंदन डिसबिलीफ से उसे देखने लगा, लेकिन मित्रा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाई थी ताकि चंदन को उस पर शक ना हो। चंदन ने कहा, ओ गॉड, सच में आज का दिन तुमने मेरा बना दिया। बोलो, क्यों मेरा इंतजार कर रही थी? मित्रा बोली, हमें शॉपिंग के लिए जाना है, अपनी शादी के लिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी शादी में हर काम खुद से करें, अपने कपड़े, ज्वेलरी सब खुद ही सिलेक्ट करें। चंदन थोड़ा कोल्ड आवाज में कहा, तो इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए बोलो, यहाँ हाजिर हो जाएगा। तो वह मासूमियत से बोली, चंदन, शादी किसी भी लड़की का ख्वाब होता है और हम भी अपना ख्वाब जीना चाहते हैं, हर पल को महसूस करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह आखिरी इच्छा नहीं पूरी करोगे? चंदन अब तक हैरान था। उसे अब तक मित्रा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मित्रा अपनी हर बात पर जोर देकर बोल रही थी और उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह खुश है। तो चंदन ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन श्रेया के साथ। याद रखना, श्रेया हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना मित्रा, वरना जानती हो कि मैं इस बार अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा। तुम्हारी सोफी और पुष्पा आंटी अभी भी मेरे ही कब्जे में है और कहाँ है यह तुम्हें नहीं मालूम। मित्रा ने कहा, डोंट वरी, इस बार हम तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, ट्रस्ट मी। तो चंदन ने कहा, ठीक है, राजी हो तो खुद चलकर मुझे हग करो और मुझे किस करो। यह सुनते ही मित्रा के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। चंदन ने फिर अपनी बात को रिपीट किया, आओ मेरे पास आओ, मुझे गले से लगा और किस करो। मित्रा अटकते हुए बोली, हमने पहले ही कहा था कि शादी से पहले हम
दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। फिर ऐसा क्यों? तो चंदन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और बोला, ताकि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकूं कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो और खुश भी हो। मित्रा अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कस रखा था। वह अपना सलाइवा गटकते हुए चंदन की आंखों में आंखें डालकर बढ़ रही थी। उसके बढ़ते कदम को देखकर चंदन के चेहरे पर सातरी मुस्कान थी। मित्रा उसके बहुत करीब चली गई और खुद ही मन में बोली, स्ट्रांग मित्रा। वो अपनी आंखें बंद करती है जिससे उसकी आंखों के सामने रुद्र का चेहरा आ जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चंदन उसकी कमर को पकड़ अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन मित्रा अपनी आंखें नहीं खोलती है। उसके आंखों के सामने सिर्फ रुद्र ही था। चंदन उसके होठों के करीब बढ़ा ही था कि अचानक श्रेया वहां आ गई, जिसे देखकर चंदन गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। मित्रा राहत की सांस लेती है। उसकी आंखें अब तक नम थी, जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। चंदन ने कहा, क्या है श्रेया? किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? तो श्रेया बोली, सॉरी भाई, मैं बाहर जा रही थी, सोचा आपको बता दूं। चंदन ने कहा, ठीक है। मित्रा को भी शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, इसे अपने साथ ले जाओ और याद रखना, हर वक्त इसके साथ रहना, साय की तरह। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। श्रेया को बिल्कुल मन नहीं था मित्रा के साथ जाने का, लेकिन वह जानती थी कि वो अपने भाई की बात को नहीं टाल सकती है। लेकिन मित्रा मन ही मन बहुत खुश थी। उसका प्लान काम कर गया था। इधर जेल में कैलाश ने कहा, देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। हमारे धंधे में धोखे का मतलब मौत होता है। यदि मैं इस पेपर को साइन किया तो ऐसे भी मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कैलाश रुद्र के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रुद्र के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। क्या था उस पेपर में ऐसा? क्यों आज कैलाश रुद्र के सामने घुटने के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा था? क्या मित्रा नील का सच मालूम कर पाएगी? क्या होगा कहानी में आगे, हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।